दोस्तों, आप देख रहे हैं आर न्यूज इंडिया। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। जहां पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त लेकर आई है बड़ी अपडेट। वहीं हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाकर उन्हें दी है बड़ी राहत। और आधार कार्ड विभाग ने भी शुरू की है नई सुविधा, जिससे अब आधार कार्ड का अपडेट घर बैठे होगा आसान। और उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान मचा सकता है कहर। तो वहीं देश भर में SIR चुनाव की तारीखों को ऐलान को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसी बीच आंध्र से लेकर गुजरात तक भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल और ट्रेन तक की होगा बंद। वही सोने चांदी की दामों में फिर आई गिरावट। और 8 पे कमीशन की फिलहाल अटका मामला बना 50 लाख कर्मचारियों की पेंशन का कारण। और अंत में मोटा तूफान दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही मचाने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ऑल को भी चूज कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। छठ के बाद किसानों के खाते में 2000 की अगली किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही किस्त मिली है। ऐसे में बाकी किसान जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि कब पहुंचेगी। तो सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने को लेकर अभी तक किसी तारीख का अधिकारी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर सकता है। यानी जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान KYC पूरा कर लिया है और जिनके बैंक खाता आधार से लिंक है, उनके खाते में अगले कुछ दिनों में 2000 आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार चुनाव की पहली और दूसरी चरण की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी। ऐसे में भले ही आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकती, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्त जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 से 5 नवंबर के बीच राशि ट्रांसफर की जा सकती है, ताकि आचार संहिता के नियमों का पालन भी हो और किसानों को राहत भी मिले। और तो इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खाते में 2000 की राशि पहले से ही ट्रांसफर की जा चुकी है, क्योंकि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ में किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इसीलिए केंद्र सरकार ने राहत के रूप में किस्त एडवांस जारी किया है। अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद उनके खाते में भी पीएम किसान की 21वीं किस्त की राशि पहुंच जाए। और किसान भाइयों, अगर आपने पीएम किसान योजना की अभी तक पीएम किसान KYC नहीं कराया है तो आपकी किस्त अटक सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना KYC भुगतान नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है या अकाउंट बंद हो गया है तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत से किसान की किस्त इसीलिए भी रुक जाती है क्योंकि आवेदन के समय गलत जानकारी दी गई होती है। इसीलिए किसान समय रहते अपने बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक स्टेटस जरूर चेक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो ये काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले pmkisan.go.in वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन में जाइए, बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। अब रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। अगर आपकी डिटेल सही है और नाम लिस्ट में है तो 21वीं किस्त आपके खाते में सीधे आ जाएगा। और तो अगर आपने जरूरी अपडेट जैसे KYC, आधार लिंक और सही बैंक डिटेल नहीं दिया है तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। वही जिन किसानों ने ये सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें नवम्बर के पहले हफ्ते में 2000 की राशि मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और सरकार का लक्ष्य है कि 21वीं किस्त हर योग्य किसानों के खाते में समय से पहुंचे। इसीलिए अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो आज ही यह काम पूरा कर ले, ताकि अगली किस्त सीधे आपके खाते में पहुंच सके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने ग्रुप डी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है और यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। और तो कर्मचारियों को नवंबर 2025 में एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा और इसका ऐलान का फायदा लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा। और इस वृद्धि के बाद हरियाणा के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते दर अब 58 हो गई है, जो पहले 55 थी। मतलब ये हुआ कि ग्रुप डी कर्मचारी का मूल वेतन अब महंगाई भत्ते सहित बढ़ जाएगी। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। तो अगर आप 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और तो इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा त्योहारों के मौसम में कर्मचारी और उनके परिवारों को मिलेगा। तो इससे ग्रुप डी कर्मचारी का मासिक वेतन बढ़ जाएगा, पेंशनरों को भी अतिरिक्त राशि मिलेगा। एरियर के कारण नवंबर की सैलरी में एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो सरकार ने संबंधित विभाग को भी यह निर्देश जारी कर दिया है कि इस बढ़ोतरी को समय से लागू किया जाए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई ग्रुप डी कर्मचारी है तो ये बढ़ोतरी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और आप कौन से राज्य के कर्मचारी हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2025 में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। तो अब तक आप सिर्फ पता यानी एड्रेस को ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे। बाकी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलने के लिए आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ता था। लेकिन अब आधार कार्ड विभाग ने घोषणा किया है कि बहुत जल्द एक नया ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे आधार कार्ड में ज्यादातर बदलाव पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। मतलब बिना किसी लंबी लाइन और बिना सेंटर के चक्कर लगाए आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को अपडेट करा पाएंगे। सूत्रों के अनुसार आधार कार्ड विभाग इस सुविधा को नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में लागू करने की तैयारी में है। तो इस नई सर्विस के जरिए यूजर को आधार कार्ड पोर्टल पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आसान तरीका मिलेगा। और सभी अपडेट का स्टेटस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सीधे देखा जा सकेगा। और अब सिर्फ पता ही नहीं बल्कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल भी ऑनलाइन बदले जा सकेंगे। और तो पुराने मोबाइल नंबर पर OTP ना आने की स्थिति में अब अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया को भी और आसान बनाया गया है। और तो आधार कार्ड विभाग का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद है कि सरकारी दस्तावेज को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना आधार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये नई सुविधा जल्दी आपके घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कराने की आज़ादी देगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार SIR की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब साफ हो गया है कि देश के 5 राज्यों में पहले पेज के तहत अब होंगे चुनाव। और इस बार का चुनाव कई मामलों में बेहद खास रहने वाला है। तो दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयोजित ने देश भर में SIR की तारीखों की घोषणा की। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये चुनाव कब होगा। और आयोग ने बताया कि पहले पेज में कुल 5 राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें शामिल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों में पहले पेज में वोटिंग नवंबर से दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि हर राज्य में अलग अलग तारीख पर वोटिंग होगी, ताकि सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह संभली रहे। और आयोग ने बताया कि पहले पेज की वोटिंग की तारीख नवंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते के बीच रखी गई है और काउंटिंग की तारीख दिसंबर से पहले हफ्ते में ही तय की गई है। और तो इस बार आयोग ने खास जोर दिया है कि EVM और वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम दोनों को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर पुलिस बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी, ताकि किसी भी तरह की गंभीर या हिंसा की स्थिति न बने। और अब बात करते हैं कि इन चुनाव के राजनीति मामलों के बारे में। इन 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी ने कमर कस ली है। कई जगह क्षेत्रीय पार्टी भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जैसे तमिलनाडु में BRS और मिजोरम में MNS। और राजनीति जानकारों का मानना है कि इन चुनाव के नतीजे 2026 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी
तय कर सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन राज्यों की रुझान राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर डालता है। तो दोस्तों, देश भर में SIR की तारीख का ऐलान और पहले पेज में होंगे 5 राज्य। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस पार्टी की रणनीति सबसे मजबूत साबित होती है। और अगली खबर है सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। आज सोना और सस्ता हुआ है। सरोफा बाजार में सोने का भाव करीब 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम लुढ़क गया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 1631 रुपए कल के मुताबिक सस्ता हो गया है। बता दें, दिवाली के बाद से ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के करीब 1.25 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी पिछले कई महीनों से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की मंजूरी को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हो पाया। इस देरी की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। और कर्मचारी यूनियन का कहना है कि अगर आयोग समय पर बनता है तो 50 लाख से अधिक कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही उम्मीद है कि इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। और तो केंद्रीय सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आयोग के गठन में तेजी लाने की मांग की है। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग को इसके लागू होने से 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया था, जबकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी। यानी अब लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो अधिसूचना जारी हुई है और ना ही अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति। तो यूनियन का कहना है कि 7वें आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। इसीलिए अगर सरकार ने अब कदम नहीं उठाया तो कर्मचारियों का नया वेतनमान का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा। और तो विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिश के लागू होने में करीब 2 साल लग जाते हैं। अगर सरकार नवंबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर देती है तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक तैयार हो सकता है और जनवरी 2028 तक लागू होने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरब सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब तेजी से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटे चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और अगले 48 घंटे में मेतन नामक गंभीर चक्रवाती में बदल सकता है। और बताया जा रहा है कि यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है, जिससे तटीय इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश देखने को मिलेगी। इस चक्रवाती के असर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और 27 से 30 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। और वहीं बिहार में भी बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती का असर दिख सकता है, जहां 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की सी मध्यम बारिश और कुछ जिलों में बिजली के साथ हवा चलने की संभावना है। तो ये चक्रवाती ने कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज की खबरें आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और आप किस राज्य से हैं कमेंट में बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।